जिस सभागृह में एक सुपरस्टार हो देवेंद्र फडणवीस और एक सुपर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो साजिद नाडियाडवाला, तो ऐसा थ्रिल रहना चाहिए, थोड़ा सा वाइब्रेंसी दिखना चाहिए। एक बार और ताली बजा दीजिए। ये तालियां आपको इसलिए भी बजाना है क्योंकि पिछले साल जब हम लोग इस मंच पर बैठे थे और इस साल जब फिर से मंच पर बैठे हैं, तो एक फर्क जो मुझे दिखा मुख्यमंत्री जी का, जो आप लोगों को भी दिखा होगा या नहीं दिखा हो तो मैं बताता हूं, सर का वजन बढ़ गया है। अभी मुझे कोई शायद दरेकर जी बोल रहे थे कि नहीं बढ़ा नहीं, वो बहुत अच्छे से बैलेंस डाइट पर है वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला कि नहीं सर, वो बैलेंस डाइट पे नहीं है, और मैं डाइट के वजन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। पिछली बार जब हम लोग यहाँ बैठे थे तो हमारे पास ये 20-25 महानगर पालिकाएं, ये 150 नगर पंचायतें और ये 1000-2000 नगर सेवक नहीं थे। तो ये सबसे बड़ी ताली तो आप उसके लिए बजाइए कि ये जो वजन बढ़ा है महायुति की सरकार का, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का, मैं आपका एक बार फिर से नवभारत नवराष्ट्र कॉन्क्लेव में स्वागत करता हूं। और बिना किसी औपचारिकता के मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीधा प्रश्नों पर आता हूं मुख्यमंत्री जी, की पिछली बार इसी मंच पर जब आपने जेव्हा आपण बघितलं होतं, सांगितलं होतं की कसं तुम्ही मुंबईचा जे मुंबईचा भूमिपुत्र होता तेव्हा त्याला कसं बीडीडी चालमुळे किंवा कोणत्याही प्रमाणात हे दिलं। सबसे पहले आप बताइए कि ये इस महाविजय को जो बंगाल से लेके आनंद भाई बता रहे थे, मेरे को लगा कि आनंद भाई को श्रीनिवास जी रोकते नहीं तो पूरे भारत में वो भगवा फहरा देते अभी तक। तो कैसा देखते हैं? सबसे पहले आपको बधाई नवभारत की ओर से, और इस पूरी विजय को कैसा देख रहे हैं आप, इस पूरी जो महानगर पालिकाओं से लेकर तो देश की पूरी विजय? देखिए, ये हर विजय जनता का गुड गवर्नेंस पर विश्वास, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास, और जो लोगों की एस्पिरेशंस है उस एस्पिरेशंस को जो गवर्नेंस रिफ्लेक्ट कर सकती है उसके ऊपर विश्वास, इस प्रकार से इसको देखा जाना चाहिए। इसलिए लगातार हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को या हमारे साथियों को बहुत अच्छा विजय मिल रहा है। और विशेष रूप से महानगर पालिका, जिला पंचायत में तो महाराष्ट्र में हमको अपेक्षित ही था। मैं ऐसा मानता हूं कि जो पश्चिम बंगाल में विजय मिला है, ये भाजपा के लिए नहीं, ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल जैसा राज्य, जो एक जमाने में भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था, जो भारत की पहली कमर्शियल सिटी के रूप में जिस कोलकाता को हम देखते थे, उसकी जो हालत लगातार 25-30 साल कम्युनिस्ट और 15 साल दीदी ने की थी, मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत की विकास की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल के जुड़ने से पश्चिम बंगाल तो बदलेगा ही, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को भी उसका बहुत फायदा मिलेगा। हम चूंकि ये मंच राजनीति का तो है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपसे जब भी बात हो तो बात हो इन्वेस्टमेंट की, डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। पिछले 1 वर्षों में हमने जो एक और परिवर्तन देखा वो ये था कि पहले अक्सर मुख्यमंत्री जो भी हुआ करते थे, और पहले आपके कार्यकाल में भी कुछ वर्ष में आप एक बार दावोस जाते थे और कुछ एमओयू करके आ जाते थे। अभी हर हफ्ते 1-2 एमओयू होता है। हमारी नवभारत नवराष्ट्र की टीम तो बहुत ही हाई अलर्ट पर रहती है, और वो हर बार कुछ करोड़ों का एमओयू और सैकड़ों नौकरियां। कौन सा जादू है आपको कि आ रहे हैं लोग? देखिए, जादू मेरे में नहीं है, जादू महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र की ताकत ही ऐसी है कि हम मैग्नेटिक महाराष्ट्र क्यों कहते हैं? मैग्नेट है, देश की अर्थव्यवस्था का मैग्नेट है। इस मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर को इस्तेमाल करने के लिए इसको गुड गवर्नेंस देने की आवश्यकता है। वो गुड गवर्नेंस हम लगातार दे रहे हैं, इसलिए इतने बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। आज सुबह मैंने 4 एमओयू किए, और ये इसलिए महत्वपूर्ण एमओयू है कि आप जानते हैं कि देश में न्यूक्लियर सिविल उपयोग के लिए हम लोगों ने कानून तैयार किया, जिसके कारण जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका सिविलियन उपयोग हम कर सकते हैं। उसमें आज हम लोगों ने महाराष्ट्र में 25,000 मेगावाट
न्यूक्लियर पावर तैयार करने के 4 एमओयूज ये किए हैं, जिसमें एक एनटीपीसी है, दूसरे बजाज है, तीसरे अडानी है और चौथी रिलायंस है। तो मुझे लगता है कि ये विश्वास, देखिए जैसे नवाचार आया और देश में कानून बदला, सबसे पहला निवेश ये महाराष्ट्र को मिला। महाराष्ट्र की अपनी ताकत है और विशेष रूप से हम लोगों ने कुछ चीजें जो की है, जिसमें पॉलिसी लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हर सेक्टर की हम पॉलिसी तैयार करते और पॉलिसी तैयार करते समय हमारे अधिकारी केवल अपने चेंबर में बैठकर पॉलिसी तैयार नहीं करते, बहुत बड़े पैमाने पर कंसल्टेशन हम लोग करते हैं और जो सेक्टर है उस सेक्टर के साथ बैठकर पॉलिसी लिखी जाती है। इसलिए हर पॉलिसी के बाद आपको निवेश आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो पॉलिसी लेड डेवलपमेंट है। दूसरा, आज के तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है विश्वास, ट्रस्ट। महाराष्ट्र पर निवेशकों का ट्रस्ट है, क्योंकि हम जो आश्वासन देते हैं उसको पूरा करते हैं। हम एक ही ऐसे राज्य है कि जिसने, अब 2025 चला गया तो 2025 तक के जो इंसेंटिव्स थे हमने सारे क्लियर कर दिए। कोई हमने उसमें से किसी का अगर किसी टेक्निकल रीजन से बचा होगा तो अलग बात है, लेकिन जो बाकी क्लियर थे सारे क्लियर कर दिए। तो हम लोग जो इंसेंटिव प्रॉमिस करते हैं वो हम देते भी है और इसके कारण एक इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गवर्नेंस का मॉडल हमने तैयार किया है, इसमें हम लोग इन्वेस्टर्स को सीमलेस इन्वेस्टमेंट के लिए हम उनके साथ हैंड होल्डिंग करते हैं, उनके अड़चनों को दूर करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट एक एक्सपीरियंस के रूप में हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है इसी का कारण है इतने बड़े पैमाने पर केवल एमओयूज नहीं, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं, देश में एमओयूज होते हैं उसमें से 35% केवल एमओयूज ये इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होते हैं। महाराष्ट्र में ये 55 से 60% है, लेकिन हमने जो एमओयूज किए हैं वो 75 से 80% एमओयूज आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। यानी मैं समझता हूं कि वो भरोसा, उस भरोसे का नाम देवाभाव है और वो भरोसा आपने पिछले 10-12 सालों में अर्जित किया है एग्जीक्यूशन के माध्यम से। ये भरोसा 2014 से 19 वाले फेज में एक अलग लेवल पर था, लेकिन अब गुड गवर्नेंस बहुत सारे राज्यों में हो रहा है। बहुत सारे राज्यों एक महाराष्ट्र को चुनौती देने का काम कर रहे हैं, साउथ के राज्य, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बाकी जगह। अब तो यूपी वगैरह से भी हमें चैलेंज आने लगा है। ये भरोसा बरकरार रखना, ये एक बहुत, आपको लगता है कि एक थोड़ा बड़ा चुनौती है या इसमें कुछ और हमको करने की जरूरत है? मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज इंडस्ट्री हो, इन्वेस्टमेंट हो, इसमें कम से कम 12-13 राज्य ये कॉम्पीट कर रहे हैं। देश को आर्थिक रूप से अगर हमको मजबूत करना है तो 4 राज्यों के भरोसे देश मजबूत नहीं हो सकता। और मोदी जी ने अगर इस देश में कोई परिवर्तन किया होगा तो एक कॉम्पिटिटिवनेस हमारे देश में लाई, जिसके कारण कई राज्य आज इंडस्ट्री के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं। और इसका फायदा हमको यह है, मैं हमेशा ये कहता था कि महाराष्ट्र तो नंबर 1 है, लेकिन हमारे नेता, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हम सब कॉम्प्लेसेंट हो रहे हैं। क्योंकि हम नंबर 1 है, कॉम्प्लेसेंसी से नंबर 1 कभी टिकता नहीं है। आज कंपटीशन हो रही है तो हमको भी उस कंपटीशन में अपने आप को बदलना पड़ रहा है, एजिलिटी लानी पड़ रही है, हम लोगों को भी नवाचार करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कंपटीशन अच्छी है, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि कंपटीशन अपनी जगह है, पर कुल मिलाकर अगर आप महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो देश में $1 ट्रिलियन की ओर जाने वाली अर्थव्यवस्था ये केवल महाराष्ट्र की है। हम 660 बिलियन पर पहुंच चुके हैं और अगर हम जो डॉलर का रेट कांस्टेंट रखे तो हम 2030 में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे
और आज भी अगर साइज ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो देश के किसी राज्य से हमारी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि हम दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। महाराष्ट्र इज 30th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड, और हम लोग अगले 2 सालों में यूएई और सिंगापुर की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देंगे। इस गति से हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कंपटीशन है, और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि हमारे जो सदर्न स्टेट्स है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब उनके साथ हमारी कंपटीशन भी होगी, और मैं तो ये मानने वालों में से हूं, मैं हर स्टेट में क्या अच्छा है वो देखता हूं और उसको बेंचमार्क करके वहां तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। बिल्कुल। मला एक प्रश्न विचारायचा खरं तर सर्व देशातील मुख्यमंत्र्यांची वेगळी ओळख आहे. म्हणजे सर उत्तर प्रदेश म्हटलं तर बुलडोजर मॅन, महाराष्ट्राचा विचार केला तर इन्फ्रा मॅन म्हणून तुम्ही खरं तर संपूर्ण देशामध्ये स्वतःची ओळख प्रस्थापित केली. त्याच अनुषंगाने मला खरं तर हा मुंबई MMR एरियामध्ये जे काय डेव्हलपमेंट प्रोसेस सुरू आहे त्या सर्व याचा देशाच्या इकॉनॉमीमध्ये खूप मोठा फायदा होणार आहे, खूप मोठा होतं. तर मला एक 8-10 प्रश्न विचारत, पण थोडक्यात मला त्याचे एक उत्तर पाहिजेत. विशेष म्हणजे हा प्रकल्प पूर्ण कधी होणार हा सगळ्यात महत्त्वाचा लोकांना प्रश्न आहे, आणि त्या प्रकल्पाचं इकॉनॉमिकमध्ये किती मोठं योगदान. तुम्ही 4-5 प्रकल्प विचार. मी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाविषयी बोलतोय. धारावी पुनर्वसन प्रकल्प 7 वर्षामध्ये पूर्ण होईल. पुढच्या वर्षीपासून त्याची डिलिव्हरी सुरू होईल, म्हणजे लोकांना घरं मिळणं सुरू होईल, आणि 7 वर्षामध्ये हा प्रकल्प आपण पूर्ण करू. आणि तो प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अख्खी धारावी एक नवीन BKC झालेली असेल. दुसरा प्रश्न आहे विरार अलिबाग बहुउद्देशीय मार्ग आहे, मल्टी कॉरिडॉर आपण म्हणतोय. विरार अलिबाग हा जो कॉरिडॉर आहे याचं लँड ॲक्विजिशन हे पुढच्या 3 ते 4 महिन्यात आम्ही संपवू, आणि त्याच्यानंतर त्याचं काम सुरू होईल. पुढच्या 3.5 ते 4 वर्षात हे काम आम्ही पूर्ण करू. तिसरा प्रश्न होता मुंबई कोस्टल रोडचा फेज 2 आहे, आपण आता खरं तर घेतलेला आहे तो. मुंबई कोस्टल रोड नॉर्थ म्हणजे जो वर्सोवापासनं तर तो जाणार आहे आपल्या भाईंदर पर्यंत, हा जो आहे याचे वेगवेगळ्या टप्प्यात कामं चाललेली आहेत, आणि साधारणपणे त्याचे जे टप्पे आहेत ते 2028 ते 2029 म्हणजे 2029 मध्ये संपूर्ण रोड तयार असेल. दुसरं आहे की उत्तन विरार सिलिंग जो आपण खरं तर प्रस्तावित केलेला आहे, उत्तन विरार सीलिंग जो आहे हा आता आपण जायकाकडे सबमिट केलेला आहे. आपल्याकडनं सगळ्या मान्यता झालेल्या आहेत. आपल्याला यापूर्वीच तुम्हाला माहिती असेल, मी जेव्हा जपानला गेलो होतो त्यावेळेसच जायकाने आपल्याला इन प्रिन्सिपल त्याचं अप्रुव्हल दिलं होतं. आता त्यांच्या प्रोसेसमध्ये आहे. त्यांच्या प्रोसेसला साधारणपणे माझा अंदाज आहे की अजून 1 वर्ष लागेल. 6 महिने ते 1 वर्ष लागेल, पण 1 वर्ष ते 1.25 वर्षात आपण त्याचं काम सुरू करू शकू. आता हा जो आहे उत्तन ते विरार ही जी सी लिंक आहे, आता देशातली सगळ्यात मोठी सी लिंक ही अटल सेतू आहे 22 किलोमीटरची. आता उत्तन विरार जो आहे तो त्याचे रेकॉर्ड तोडणार आहे. त्याच्यामुळे ती आपण सुरू केल्यानंतर अजून 4 ते 4.5 वर्ष त्याला लागणार. दुसरं आहे की वाढवण बंदर फेज 1 आपण एक कुठले संकल्पित वर्ष ठेवला असेल खरं तर. वाढवणचा फेज 1 हा 2028 साली आपण पूर्ण करू शकतो. खरं तर सर्व तुमची सगळी योजना राबवणारे महापालिका आयुक्त असतील किंवा MSRD असेल, MMRD असेल, सर्व अधिकारी इथे बसलेत. तुम्ही सांगता प्रेशर होणार आहे काम पूर्ण हे सगळे जे प्रोजेक्ट आहे त्याचं एक अजून सांगून देतो. हे सगळे प्रोजेक्ट मिळून 25 लाख कोटी रुपयाची व्हॅल्यू तयार करेल. 25 लाख करोडची इकॉनॉमी तयार. दुसरं मेट्रो लाईन मी सर फक्त मुंबईचे प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रो लाईन 13 संजय मलमेजी मुंबईच्या प्रोजेक्टसाठी आपण वेगळं बोलून घेऊ. नाही MMR एरियामध्ये जे काही खूप मोठं योगदान आहे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री. हा नाही, मला तर तुम्ही रेफरी बनवून राहिले. कसं आहे की लोकांना उत्सुकता आहे ह्या प्रकल्पाविषयी. खरं तर खूप लोकांना उत्सुकता आहे, कारण हा संपूर्ण चेहरा मोहरा MMRचा बदलणार आहे आणि खूप मोठी इन्व्हेस्टमेंट इथे असणार आहे. सर्व तिसरी मुंबई तुम्ही ज्या पद्धतीने प्रस्तावित केलेलं आहे, ज्या पद्धतीने काम सुरूही झालेलं आहे खरं तर ह्या गोष्टीत. तर मुंबई दुसरे बोरवली ठाणे दुहेरी बोगदा तो आपण काम सुरू झालेलं आहे. खरं तर त्याचं काम सुरू झालेलं आहे. दुर्दैवाने ते काम 15 महिने मागे आहे शेड्यूलच्या, कारण त्याच्यामध्ये मध्यंतरीच्या ज्या काही जिओ पॉलिटिकल परिस्थिती निर्माण झाली त्यामुळे त्याचे जे इक्विपमेंट्स याचे होते ते थोडे उशिरा आले. पण आता
एक बोगद्याचं काम चालू झालंय, दुसऱ्याचं काम आता लॉन्चिंग शाफ्ट तयार झालाय तो होतोय. बोरीवली साईडला प्रॉब्लेम होता, कारण तिथे काही लॉन्चिंग शाफ्ट करता काही घरं तिथे मध्ये येत होते. त्यांना आता आपण जागा दिलेली आहे, तोही लॉन्चिंग शाफ्ट आपल्याला मिळालेला आहे. त्यामुळे पुढच्या 1 ते 1.5 महिन्यामध्ये तिथनं देखील टीबीएम जी आहे ती टीबीएम लॉन्च होईल. म्हणजे मग 2 टीबीएम ठाणे साईडनी आणि 2 टीबीएम बोरीवली साईडनी लॉन्च झाल्यानंतर हे पूर्ण होईल. साधारणपणे आपल्याला हे काम जे आहे हे 2028 मध्ये पूर्ण करायचं होतं, पण आता 15 महिन्याचा डिले झालाय. पण त्यातले तरी एक 7-8 महिने कव्हर करून हे 2029च्या मार्च पर्यंत पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मला महाराष्ट्रातले काय प्रश्न विचारत पण सर विचारतील, नंतर मी विदर्भातील नदी जोड प्रकल्प कारण तुमच्या खूप जवळचा विषय येतो आणि ते जाणून घ्यायचं आम्हाला. खरं नदी जोडसाठी आपण नागपुरात वेगळं सेमिनार घेऊ. पण मला असं वाटतंय सर की सर कोस्टल रोड से जितनी भी लिंक मिसिंग थी उन सबको आपने वापस ले आए हैं, सब जोड़ लिया. वैसे भी आप महाराष्ट्र की राजनीति की बहुत सारी मिसिंग लिंक्स को जोड़ते चल रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर में अब आपके पास सपने में कुछ है देखने को, दिखाने को? इतना सब आपने बना दिया, क्या नया है अब आप दिखाने को? देखिए, कोई भी अर्थव्यवस्था जो होती है उस अर्थव्यवस्था में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें जैसे मैंने बोला पॉलिसी लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके साथ साथ पोर्ट लेड डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट. आप अगर दुनिया के देशों के विकास का मॉडल देखेंगे तो विकसनशील से विकसित राष्ट्र की ओर जो दुनिया गई है वो सब यही 2 मॉडल से गई है. जहां पर समुद्र है वहां पोर्ट लेड डेवलपमेंट किया है और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेड डेवलपमेंट किया है. इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भूख अभी बहुत बाकी है, अभी खत्म नहीं हुई है. अभी तो महाराष्ट्र में जब हम शक्तिपीठ बनाएंगे, लोगों को केवल लगता है कि एक मार्ग है. ये मार्ग नहीं है, ये महाराष्ट्र के सारे जिलों को इंटीग्रेट करके महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के मुख्य धारा में ये लाने वाला है. और ऐसा ऐसा एरिया कि जो मराठवाड़ा का है या वेस्टर्न महाराष्ट्र का जो सूखा एरिया है, ऐसा सारा एरिया इसके कारण ओपन अप होगा. और एक ऐसा लूप हम लोग तैयार करें कि जिस लूप के कारण पोर्ट लेड डेवलपमेंट ये सारे जिलों तक पहुंचेगी. आप देखिए, एक समृद्धि महामार्ग हमने बनाया तो नासिक भी अब वापिस एक इंडस्ट्रियल मैग्नेट बन गया, छत्रपति संभाजीनगर एक इंडस्ट्रियल मैग्नेट बन गया, उसके साथ साथ नागपुर एक इंडस्ट्रियल मैग्नेट बन गया. एक रोड ये किस प्रकार से भाग्य बदल देता है ये हमने समृद्धि के माध्यम से देखा है. ऐसा जो एक्सेस कंट्रोल रोड का एक पूरा चेन हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसको हमको पूरा करना है. कई एयरपोर्ट्स तैयार करना है. नागपुर का एयरपोर्ट है, पुणे का नया एयरपोर्ट है, मुंबई में 3rd एयरपोर्ट का अभी हम लोगों ने प्री फिजिबिलिटी कर दी है, जो विरार के पास बनेगा. 3rd एयरपोर्ट मुंबई में हमको तैयार करना है. उधर गढ़चिरौली में हमको एयरपोर्ट तैयार करना है. रोड्स का नेटवर्क हमको तैयार करना है. वाड़भन पोर्ट को हमको तैयार करना है. इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी हमारा बहुत काम बाकी है. विशेष रूप से मेट्रो के काम हमारे हैं, रेलवे के काम हमारे हैं. ये सारे कई जगह पर हम लोग कनेक्टिविटी फास्ट करने के लिए टनल्स तैयार करके जो हमारे डिस्टेंसेस है उसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. कुल मिलाकर आप देखिए कि साधारणतः कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट ये आपके विकास को डिटरमिन करती है. आज हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 16% है. ये जब तक हम 8% तक नहीं लाते हैं तब तक हम ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं होते, तब तक हम चाइना के साथ जो कंपटीशन हमको करनी है वो नहीं कर सकते. इसलिए हमारा प्रयास है कि हम इतना नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो और हम जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल ये हमारा महाराष्ट्र और हमारा भारत उसमें प्ले करे. इस दृष्टि से काम चल रहा है. यानी मैं आप लोगों को बताऊं, सीएम सर जब जितनी बातें कहते हैं ऐसा नहीं होता है कि उन्होंने बोल दिया और वो उतनी आसानी से हो गया. उनके अपने शहर के एयरपोर्ट को जब हैंडओवर करना था तो हम लोगों को 3 दिन पहले गडकरी साहब जी ने एक राज की बात बताई, जो राज नहीं रखूंगा मैं अब. वो ये था कि सीएम साहब 8 बार प्रधानमंत्री जी से जाकर मिले, उनको कन्विंस कराया,
तब जाकर एक प्रोजेक्ट इस तरह से सैंक्शन होता है। मुझे लगता है कि इसके लिए जोरदार तालियां, कि एक परसुएंस कितना लगता है एक एक प्रोजेक्ट के लिए, वो कमिटमेंट के साथ होता है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जब पोर्ट लेड डेवलपमेंट की आप बात करते हैं, पिछले बार भी हम लोगों ने इस मंच से बात की थी, नितेश राणे जी आकर चले गए, आज नारायण राणे जी का आज शायद सालगिरह है, इस वजह से चले गए, उनको जाना पड़ा। मुझे आप बताइए, जब राम राज्य लाना था तो एक राम सेतु बना था। जब आप मुंबई से रायगढ़ को जोड़ते हैं, नारायण राणे जी के इलाके को जब जोड़ते हैं, तो क्या यहां नारायण सेतु वगैरह जैसा कोई शक्तिपीठ का कॉरिडोर या समृद्धि कॉरिडोर, ऐसा कुछ एक पोर्ट लेड डेवलपमेंट? नहीं, इसमें यह है कि हम लोग एक कोस्टल रोड तो तैयार ही करने वाले हैं जो गोवा तक जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा अभी पहले फेज में हम लोगों ने वाटर ट्रांसपोर्ट हाथ में लिया है। देखिए, जब मैं पिछले समय मुख्यमंत्री था तो लोग बहुत सालों से वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते थे, रोरो की बात करते थे, वो नहीं हो पाया था। लेकिन पिछले समय हमने रोरो शुरू किया और अलीबाग तक जाने वाला रोरो सक्सेसफुल हुआ। अब हम लोग मुंबई में कंप्लीट वाटर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट ये सबसे सस्ता होता है और फास्ट होता है। तो अभी करीब करीब 27 अलग अलग प्रकार की जीटीज तैयार करके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करेंगे और फेजेस में अगले 3 साल में मुंबई में हम लोग तैयार करेंगे और धीरे धीरे कंप्लीट कोकण को हम वाटर ट्रांसपोर्ट से जोड़ेंगे। तो इसके कारण जो रास्ते का काम है उससे भी सस्ते में, देखिए लॉजिस्टिक में अगर वाटरवे तैयार हो जाता है वो सबसे सस्ता होता है। बिल्कुल। तो इसलिए वो भी काम हमने शुरू कर दिया है। एक यानी अब ये डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो रहा है और केतन ने मेरे को बहुत ही अल्टीमेटम दिया हुआ है कि आज एकदम लिमिटेड रखना है सब कुछ। मुझे बताइए, राजनीति की बात करनी पड़ेगी। अब राजनीति की बात करने के लिए विपक्ष लगेगा, फिर विपक्ष में आप किसी को रहने देते नहीं हो, यानी कोई विपक्ष बचता ही नहीं है। जो विपक्ष है भी वो भी आप ही के पास में है। मगर ये महायुति में पिछले कुछ समय से थोड़ा एक ऐसी कंपटीशन क्यों चल रही है? क्यों ऐसा ओवरशैडो होने की कुछ बातें, कुछ प्रयास? नहीं, कोई कंपटीशन वगैरह नहीं है। देखिए, जब मैदान खाली होता है तो सभी प्रयास करते हैं कि अपनी अपनी जगह बनती रहे। अब चूंकि हमारा जो अपोजिशन है वो अपोजिशन का रोल जिस प्रकार से निभाना चाहिए वो निभा नहीं सकता। हमारा अपोजिशन ये केवल मीडिया में है और मीडिया में अपोजिशन करके कोई अपोजिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ। अपोजिशन को जमीन पे उतरना पड़ता है। ये कोई जमीन पे काम करते नहीं, जमीन पे उतरते नहीं। अब इतनी जमीन खाली पड़ी है तो हम तीनों मिलकर उस जमीन को सींचने में लगे। नहीं, अपनी खेती बढ़े, अपनी खेती बढ़े। नहीं, आप सींचो, लेकिन वो जो कुछ लोग खींचो में लगे रहते उनका कैसे करेंगे? नहीं, कोई खींचो में नहीं लगा रहे थे। देखिए क्या होता है, नीचे में अल्टीमेटली 3 पार्टियां तो है ही। तो नीचे में हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि अपनी पार्टी बड़ी होनी चाहिए, सत्ता में अपना शेयर बड़ा होना चाहिए। तो उसमें कुछ चीजें नीचे होती है पर वो कोई बहुत सीरियस चीजें नहीं है। नहीं, मैं एक्चुअली इसलिए भी, अब तो हमारी अदिति ताई भी सामने बैठी हैं, मुझे हमेशा पिछले 1 साल से, मुझे क्या बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा, जब से खासकर दादा गए तब से थोड़ा सा वो जो एक तीसरा साथी है आपका राका, उसमें थोड़ा सा बवाल, थोड़ा सा ये आपको लगता है वहां आपको बड़े भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी? देखिए, बड़े भाई की भूमिका तो हमारी है ही, और हमारे जो दोनों भाई है वो जब तकलीफ में रहते हैं तो उनको मदद करना हमारा फर्ज भी है। और जहां तक राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात है, मैं ऐसा मानता हूं कि अभी जिम्मेदारी सुनेत्रा ताई ने संभाली है और मुझे जो दिखता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिम्मेदारी संभाल सकती है, उनमें वो कैपेसिटी है। और चूंकि अभी नया नया काम चल रहा है तो उसमें कुछ तकलीफें भी आती है और कई प्रकार की न्यूज बनती है, पर मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल यूनाइटेडली अपनी पार्टी को ये लोग आगे ले जाएंगे। उस प्रकार की परिस्थिति रहे, इसमें जो मदद उनको लगेगी हम लोग करेंगे। किसी भी हालत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत कम न हो, इस प्रकार का प्रयास हमारा भी होगा। बाकी सब ठीक है, वो जो आपने यूनाइटेडली वर्ड बोला, राष्ट्रवादी कांग्रेस यूनाइटेडली ही। अच्छा ठीक है,
मैं समझ गया। एक गंभीर सवाल ये था कि ये जो हॉर्मूज का संकट है, ये जो मध्य पूर्व का संकट है, ये एक नॉन पॉलिटिकल और एक बहुत इशू बेस्ड और बहुत रियलिस्टिक मुझे ऐसा लगता है कि कितना बड़ा चैलेंज है। क्या महाराष्ट्र इस चुनौती को झेल लेगा? क्योंकि जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, समृद्ध होता है, उसको ऐसे संकटों का सबसे बड़ा असर पड़ता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। ये इतना गहरा संकट है कि दुनिया की डेवलप्ड इकोनॉमीज भी इस संकट में डगमगाई है। दुनिया की डेवलप इकोनॉमीज ने कई जगह पर 2-2, 3-3 दिन, हफ्ते में लॉकडाउन कर दिया है। करीब करीब एवरेज पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ये डेवलप्ड इकोनॉमी में और डेवलपिंग इकोनॉमी में 30% से ज्यादा बढ़े, मोर देन 30%। लेकिन बावजूद उसके हमारे यहाँ आज भी सप्लाई चेन लगातार अनअफेक्टेड रखी हुई है। हमारे यहाँ जरूर पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा है, लेकिन 3 रुपया, 3.5 रुपया भाव बढ़ा है। जहां हम लोग अगर देखें तो दुनिया में, जैसे पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, अब पाकिस्तान में पेट्रोल का भाव 450 रुपए पर पहुंच गया है और फिर भी मिल नहीं रहा है। तो एक प्रकार से जो हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई मोदी जी ने किया, उसका एक फायदा है। और मैं ऐसा मानता हूं कि संकट में भी अवसर होता है। हमारे लिए अवसर क्या है? अवसर यह है कि अगले 5 साल में पेट्रोल डीजल की डिपेंडेंसी हम समाप्त करें, कम करें। आज देखिए, अगर हम लोग देखते हैं तो हमारी 2 व्हीलर्स है, वो 2 व्हीलर्स में तो हम लोग अब करीब करीब 70% हम लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे 4 व्हीलर में भी हम ईवी की तरफ जाएंगे। तो एक बार हमारा ईवी का मार्केट ये ठीक से एस्टेब्लिश हो गया तो भारत में विशेष रूप से सोलर पावर के कारण हमारे पास पावर की कमी नहीं है। उसके कारण हम लोग ये पेट्रोल डीजल को एक प्रकार से अल्टरनेट दे सकते हैं। तो एक संक्रमण की अवस्था से हम लोग जा रहे हैं। इसको अवसर मानकर हम लोग, चाहे वो पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो सीबीजी हो, चाहे अलग अलग प्रकार के अल्टरनेटिव्स हो, इनका जितना हम लोग इस्तेमाल शुरू करेंगे और इनमें जितना निवेश करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपनी डिपेंडेबिलिटी ये इंपोर्ट के ऊपर कम करेंगे। रैपिड फायर के पहले में 2 क्वेश्चन्स मुझे बताए गए थे कि एक वो लेना चाहिए पब्लिक के, तो एक तो तुम्ही विचारून घ्या। जनरली तौरली इंडिया लिमिटेडचे सीईओ आहेत आणि फाउंडर आहेत भारत गीते यांचा प्रश्न आहे करतात, महाराष्ट्रात अनेक नवीन औद्योगिक कॉरिडॉर आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प निर्माण होत आहेत आणि गुंतवणुकीची मोठी संधी निर्माण होते। आपल्या दृष्टीने पुढील 5 वर्षात कोणते प्रदेश म्हणजे जे काय सेक्टर्स असतील ते महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासामध्ये ग्रोथ इंजिन ठरू शकतील? खरं म्हणजे याचं उत्तर माझ्यापेक्षा चांगलं भरत गीतेच देऊ शकतात, कारण ते अतिशय यशस्वी उद्योजक आहेत आणि त्यांनी उद्योगाच्या क्षेत्रामध्ये उत्तम काम तर केलंच आहे, पण या सगळ्या क्षेत्रांची जाण त्यांना आहे, पण इतर लोकांना समजलं पाहिजे म्हणून त्यांनी हा प्रश्न विचारलेला आहे। मी हे सांगू इच्छितो की ज्या प्रकारे अर्थव्यवस्था बदलते, आपण एक बघा की फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन आणि थर्ड इंडस्ट्रियल रिव्होल्यूशन याच्यामध्ये 200 वर्ष गेले, पण 4th, 5th आणि 6th मध्ये 20 वर्ष गेले। म्हणजे किती रॅपिडली आपण बदलतोय हे आपल्याला लक्षात घ्यावं लागेल आणि ही जी काही आव्हानं आहेत या आव्हानाकरता आपल्याला तयार राहावं लागेल। आणि म्हणून मॅन्युफॅक्चरिंगचं सेक्टर असेल, न्यू एज इंडस्ट्रीज असतील, फ्रंटियर टेक्नॉलॉजीज असतील, आणि यात सगळ्यात महत्वाचं काही असणार आहे तर ते एआय अडॉप्शन असणार आहे। कारण जसं मी मागे देखील बोललो की साधारण पुढच्या 1000 दिवसांमध्ये, इन 1000 डेज, आत्ताचं जे जॉब मार्केट आहे यापैकी 70% जॉब्सचं नेचर बदललेलं असेल। त्यामुळे त्याकरता आपल्याला तयार राहावं लागेल। मला असं वाटतं आव्हान मोठं आहे, पण महाराष्ट्रच असं राज्य आहे की जे या आव्हानाचा सामना करू शकतं, ती तयारी देखील आपण करतो। मला वाटतं दुसरा जो पब्लिकचा प्रश्न होता तो एक सोलर एनर्जी बद्दलच होता की सोलर आणि ई बॅटरी, ईव्ही बद्दल होतं की सोलर बद्दल तर आपण सांगितलंच आहे, पण हे म्हणजे रुनवाल मोटर्सवाले यांच्याकडून हा प्रश्न आला आहे आणि
म्हणून मी याला एकदम शॉर्ट करून असं विचारतो की एक तर सोलर स्टोरेज साठी बॅटरी, त्याच्यासाठी लागणारा फायनान्स, कम्प्लीट सोलर इकोसिस्टम साठी लागणारा फायनान्स, आणि ई टॅक्सी, ईव्हीला म्हणजे प्रोत्साहन देणे, त्याला आणखीन काही रेक्टिफाय करायची गरज आहे का? कारण की आपल्याला सौर ऊर्जेला तर आम्ही मुळामध्ये आज सोलर मॉड्यूल जे आहे याच्या मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आता महाराष्ट्राने सगळ्यात मोठी कॅपॅसिटी तयार केली आहे. आणि आता सेकंड आपली कॅपॅसिटी आपण तयार करतो बॅटरीज मध्ये. कारण बॅटरी स्टोरेज निर्माण केल्यामुळे आपल्याला 24 आवर्स सोलर पॉवर वापरता येते. फॉर्च्युनेटली बॅटरीची टेक्नॉलॉजी इतकी फास्ट डेव्हलप होते, त्याची कॉस्ट कमी येते, त्याचा साईज कमी होतोय, त्याची एफिशियन्सी वाढते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आता बॅटरी स्टोरेजेस हे आपल्याकडे तयार होत आहेत आणि त्याची कॅपॅसिटी पण आपल्याकडे तयार होते. आम्ही ज्यावेळेस बॅटरी स्टोरेज करता आमचं जी कंपनी आहे डिस्ट्रीब्युशन कंपनी, या कंपनीने आता काही बॅटरी स्टोरेजेस तयार केले तर आम्हाला ₹2.79 या दराने बॅटरी स्टोरेज आमचे तयार झाले. त्यामुळे कॉस्ट पण कमी येते आहे, एफिशियन्सी पण वाढते. आणि निश्चितपणे मी जेव्हा टूरवाल्यांची आता इथेच बसल्या बसल्या चर्चा करत होतो त्यावेळेस त्यांनी खूप महत्वाचा मुद्दा मला लक्षात आणून दिला. ईव्ही इकोसिस्टीम मध्ये पार्ट्स जे आहेत हे पार्ट्स सगळे इम्पोर्ट होत आहेत आणि त्यामुळे ते पार्ट्स आपल्याकडे कसे बनतील. तर आता ही एक चांगली त्यांनी संकल्पना दिलेली आहे. आमचे इंडस्ट्री सेक्रेटरी अनबलगम या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे त्यांना मी एमओयू साईन करून टाक. नाही, एमओयू साईन नाही करणार. आम्ही अनबलगमला मी सांगेन की इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट्स हे आपल्याकडे तयार करण्याकरता एक पॉलिसी तयार केली पाहिजे. कारण आज इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट का तयार होत नाही आहेत तर आपली त्याची कॉस्ट खूप जास्त आहे. त्यामुळे त्याच्यापेक्षा चायनातनं किंवा तायवानमधनं किंवा अजून 4 ठिकाणून आणणं हे स्वस्त पडतं. ती कॉस्ट कशी कमी आणून हे इम्पोर्ट सबस्टिट्यूट आपल्याकडे कसे तयार करता येतील याचा प्रयत्न आपल्याला करावा लागेल. तर मला असं वाटतं की तुमच्याच कार्यक्रमात आता ही आयडिया मला मिळाली असल्यामुळे आता पुढच्या काळात त्याच्यावर वर्क करीन. थँक्यू व्हेरी मच. म्हणजे प्रश्न तसे कधी न संपणारे आणि आपके पास समय जो हम लोगों को आप देते हैं उसमें वो समय इतना कीमती है और आप इतने कीमती होते जा रहे हो कि समय हमें कम मिलता जा रहा है. केतन को अगली बार बोलेंगे कि ज्यादा समय देना भाई, लेकिन फिर भी रैपिड फायर के क्वेश्चंस तो बनते हैं और बिना रैपिड फायर के तो मजा ही नहीं आएगी. तो सबसे पहले वो रैपिड फायर जो पूरी दुनिया यानी पूरा भारत जो देखना चाहता है, मान लीजिए ऐसा, नहीं तो आप तुरंत नो कमेंट्स कर देंगे, कि अगर प्रधानमंत्री पद की रेस हो तो आपको सबसे बड़ी चुनौती किससे है? 4 विकल्प है: राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, रेवंत रेड्डी या नए सुपरस्टार विजय. देखिए, जब तक सदी के मेगा स्टार प्रधानमंत्री पद के पद पर बैठे हुए हैं, कोई सुपरस्टार नहीं, कोई स्टार नहीं, वो एक ही है, वही मेगा स्टार है और वही रहने वाले हैं. एक आपका पुराना जो दर्द है, जो अपन लोगों ने शंकर नगर चौक पे एक बोर्ड में आपकी फोटो देखी थी, पीटर इंग्लैंड नहीं था, क्या था मुझे याद नहीं अभी, शर्ट वाला था वो. अगर आपको होम मिनिस्टर से परमिशन मिल जाए, यानी रियल होम मिनिस्टर से, तो आप कौन सी हीरोइन के साथ मॉडलिंग का करना पसंद करोगे? एक नाम लूंगा तो बाकी नाराज हो जाएगी. पर एक नाम तो आप ले ही सकते हैं, मैंने परमिशन मैं दिला दूंगा. बाकी लोगों को क्यों नाराज करूं? अच्छा, एक नाम तो ले लीजिए. एक नाम लेके बाकी को नाराज नहीं करना कभी. आपने वैसे यानी बहुत सारे ब्रांड खत्म कर दिए महाराष्ट्र की राजनीति में, लेकिन अगर मान लीजिए कि उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी दोनों मिलकर एक आध दिन वर्षा आए, रात में नहीं, और आपसे कहे कि चलो फिर हाथ मिलाते हैं. नहीं, हाथ मिला लूंगा, चाय भी पिला दूंगा, लेकिन अब राजनीति में कोई जगह नहीं बची है. राजनीति में हम दूर चले गए. मुझे लगता है मैंने अपना एक क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, नहीं तो फालतू उसमें कंट्रोवर्सी हो जाएगी. लेकिन अगर धुरंधर की कोई नई सीक्वल बनाना हो देवेंद्र फडणवीस पे, नाडियाड वाले जी आप आप सुनिएगा, यानी पैसे आपको ही देना है, यानी कॉपी मैं लिखूंगा, पैसे आप देंगे. तो आपके कौन से रोल पर यह बनना चाहिए?
शिवसेना की बगावत पर, यानी गुवाहाटी पर, राष्ट्रवादी की बगावत पर। कांग्रेस को तो इतना फोड़ा है आपने कि समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सी बगावत पर बात करनी चाहिए। और या यूनाइटेडली बारामती पर। किसी पर भी बनाइए, लेकिन गाना वही चलेगा, आंधी बनकर आया हूं मैं, मेरा हौसला भी अय्याश है। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि रैपिड फायर ही इस पूरे संवाद का एक वो रहता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हम अगली बार आप हमें थोड़ा ज्यादा समय दीजिए। मैं जानता हूं आज आप पहले ज्यादा समय ले लेते हो। आनंद जी, आप थोड़ा ज्यादा समय मत लीजिए, कम लिया करिएगा आप समय। नहीं, आप बोलिए मत, तो फिर रह जाएगा। मुझे लगता है कि निमिष जी, आप मुझे रेफरी करके यहाँ वो कर दीजिए, नॉमिनेट। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए, पूरा महाराष्ट्र आपको पूरी उम्मीद से, आप जिस पूरे 14 करोड़ महाराष्ट्र के लोगों की, महाराष्ट्र की जनता जिस उम्मीद से आपको देखती है, उससे कई गुना ज्यादा आप डिलीवर कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। नवभारत और नवराष्ट्र परिवार सदैव आपका ऋणी है, आपके साथ है, और भविष्य में भी हम सब मिलकर महाराष्ट्र को महान राष्ट्र बनाएंगे। एक बार पुनः धन्यवाद।